क्या यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का असर अब रूस पर पड़ने लगा है? क्या रूस मंदी की चपेट में आ रहा है? इस सवाल का जवाब रूस के आर्थिक मामलों के मंत्री मैक्सिम ने दिया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था मंदी के मुहाने पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ रही। प्रवीण सर, रूस ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती भी की थी। क्या उसका अब पॉजिटिव असर नजर नहीं आया क्या? नहीं, लेकिन ब्याज दरें अमेरिका में माफ़ कीजिएगा, रूस में अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। 21% से ब्याज दरें 1% घटा के 20% पे की गई। अब आप समझ लीजिए कि 20% के रेट पर, जबकि दुनिया में अभी स्विट्ज़रलैंड का आ रहा है कि वहाँ पे 0% का रेट कर दिया गया है, रेट कट किया गया 25 BPS और 0% के आसपास पहुँच गया। ऐसे वक्त पर आप 20% के रेट पर दे रहे हैं, तो वो इतनी ऊंची ब्याज दर ये बताती है कि रशियन इकोनॉमी की हालात इस वक्त किस तरह के हैं। आप महंगाई को देख लीजिए, 8.5 साढ़े 9% के लेवल पर अगर रिटेल इन्फ्लेशन चल रहा है। भारत में देखिए तो 2.8% पे मई का जो डेटा है रिटेल इन्फ्लेशन का वो है, या बाकी दुनिया के देशों में आप देख लीजिए 2.5, 3, 4% के। अमेरिका की बात कर लें तो जो जी एक OECD का भी आया था, उसमें यह कहा गया था कि इस साल के आखिर में अमेरिका में रिटेल इन्फ्लेशन 4% तक पहुंच सकता है। सर, OECD की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसमें भी गिरावट होगी। 3.2 से 2.8 या 2.9 के आसपास की भविष्यवाणी की गई थी। बिल्कुल, तो वो अमेरिका में 4% का रिटेल इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। और अगर रूस में 9 साढ़े 9% का रिटेल इन्फ्लेशन है तो वो उसे उन देशों की कैटेगरी में ले जाके खड़ा कर देता है जहाँ पे कि आर्थिक हालात एकदम खराब बुरे बने हुए हैं, चाहे जैसे पाकिस्तान या इस तरह के मुल्क जो हैं। दूसरी बात क्या है कि रशिया का जो क्रूड का जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट है, उस पे जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तब से वहाँ पर एक बड़ा प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत जैसे कुछ मुल्क भले खरीद रहे हैं, लेकिन वो एक पूरा मसला फंसा हुआ है रूस का। तीसरी चीज़ है कि पूरे ग्लोबल जो ट्रेड है रूस के साथ दुनिया का, वो भी एक तरह से अटका पड़ा हुआ है। इस सब के चक्कर में FDI जो विदेशी जो निवेश है वो बंद है। मैकडी जैसे तमाम जो आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके फूड चेन्स और बाकी कारोबार रूस में थे, उन्होंने यूक्रेन के साथ जब जंग शुरू हुई थी तो बहुत सारों ने अपने कारोबार रूस में बंद कर दिए थे। रशिया की जो फॉरेन एसेट्स हैं सारे, चाहे डॉलर बेस्ड हों चाहे बाकी के हों, वो सारे के सारे दुनिया ने अपने अपने जगहों पर फ्रीज कर दिए हैं। तो रूस एक साथ मल्टीपल चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और उसके साथ अगर आप उसका रक्षा का खर्च देख लीजिए तो वो एक बोझ बनता हुआ। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन की जंग ने रूस को फंसा दिया है इस पूरे उसमें, और वहाँ उसका असर अब रिसेशन के तौर पर रशिया में दिखाई देने की पूरी आशंका जाहिर की जा रही है। जी, अब सर लौटते हैं अमेरिका पर। वहाँ भी कहा जा रहा है कि कल जो हालांकि रेट्स को अनचेंज रखा गया फेड के द्वारा, लेकिन उसके बाद उनके कमेंट को लेकर ना बहुत सारी बातें मार्केट में घूम रही है। कहा जा रहा है कि जेरोम पावेल ने चेतावनी दे दी, उसके बाद जो है दुनिया भर के शेयर बाजार में हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रही है। समझा जा रहा है कि अनसर्टेनिटीज फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने ऐसी क्या बातें कह दी सर? क्या वहाँ भी कह दिया गया है क्या कि अमेरिका भी मंदी की कगार पर है? नहीं, अमेरिका मंदी की कगार पे है। इसको लेके पिछले 2-3 महीने में कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और अमेरिका की जो आर्थिक हालत है वो जिस तरह से बदल रही है, उसी वजह से जेरोम पावेल ट्रंप के तमाम प्रेशर के बावजूद उन्होंने एक बार फिर से रेट कट करने से इनकार कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने इकोनॉमी की हालत पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह का एक धुंध छाई हुई है या तस्वीर साफ नहीं है पूरी इकोनॉमी को लेके, आगे आने वाले वक्त में ये चीज़ें क्लियर होंगी कि जो टैरिफ हैं, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो क्या शक्ल लेती हैं, और उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी किस तरह से क्या शक्ल लेगी। उसके बाद कोई रेट कट को लेके फैसला होगा। तो रिसेशन की आशंका में असल में अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो केवल और केवल रूस नहीं है, अमेरिका भी रिसेशन की जद में है, और बाकी दुनिया के तमाम मुल्क भी इस वक्त मंदी की जद में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि दुनिया के कई जगहों पर इस वक्त जो जंग चल रही है वो पूरी दुनिया की, चाहे क्रूड हो चाहे बाकी के शेयर मार्केट्स हों,
उन सब पर उसका नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कमोडिटी बाजार की भी सर, गोल्ड को देखिए, बिल्कुल। प्लैटिनम देखिए, सिल्वर देखिए, तमाम तीनों सेगमेंट्स में ना अच्छी खासी तेजी, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर एक प्रश्न है मेरा, फेड के स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट भी आई है, उस पर भी मैं आपसे कुछ राय लेना चाहूँगा। फेड ने संकेत दिया सर कि 2025 के अंत तक 2 बार जो है दरें जो हैं घटाई भी जा सकती हैं, लेकिन वो फिर से निशाना साधते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप पर। कह रहे हैं कि जो आपने टैरिफ की जो मार्क दुनिया भर को दी है, अमेरिका को दी है, उसका जो इम्पैक्ट है इकॉनमी पर जो पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ अपना डिसीजन ले पाऊंगा। लेकिन एक पॉजिटिव खबर भी इससे निकाला जा सके, गुड न्यूज़ है इसमें कि नहीं? नहीं, गुड न्यूज़ तो देखिए, अभी के जो अमेरिका के पेरोल डेटा चाहे इन्फ्लेशन के डेटा जो हैं उसको अगर आप देख लीजिए, या जो अमेरिका की ग्रोथ रेट का आया, पहले 0.3% का श्रिंक दिखा रहे थे, लेकिन बाद में उसको रिवाइज करके 0.2% का किया गया। तो अमेरिका के जो इकोनॉमिक डेटा आए हैं वो ठीक आए हैं, लेकिन उसमें जो जेरोम पॉवेल हैं उनका कहना है कि ये डेटा तब के हैं जब आपका जो टैरिफ नहीं लगा था उसके वक्त के हैं। अब जब आपका टैरिफ प्ले में आ गया है तो उसके बाद के हमको डेटा देखने पड़ेंगे कि अब अमेरिका की आर्थिक जो स्थिति है वो किस तरह से तब्दील हो रही, क्या वहाँ सुधार होगा, क्या वहाँ गिरावट होगा। जो इंटेंडेड पर्पस है, जो तय मकसद है इस टैरिफ को लेके आने का, जैसे कि $30 बिलियन का मान लीजिए ऑटो सेक्टर में रेवेन्यू लेके आने का है कि हम टैरिफ से $30 अरब कमा लेंगे, या कंपनियों को अमेरिका में लाने में सफल होंगी, मैन्युफैक्चरिंग आपको अमेरिका करनी होगी। एप्पल के लिए उन्होंने भारत पे दबाव बनाया, एप्पल कंपनी पे दबाव बनाया कि भारत से प्लांट आप शिफ्ट कीजिए, अमेरिका लगाइए, और एप्पल उसके लिए तैयार नहीं हुई जी। तो क्या बाकी कंपनियां इस चीज़ के लिए तैयार होंगी कि वो अमेरिका जाकर अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें? तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पर टिकी हुई है अमेरिकी इकोनॉमी की हालत इस वक्त जी। और वो जब तस्वीर साफ होगी तभी चीज़ें सर आपने कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स की बात की, तो मेरे पास डेटा है सर, मई में 139,000 यानी कि 1,39,000 नौकरियां जो हैं वो जुड़ी हैं। बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है 4.2% के आसपास स्थिर है। उपभोक्ता विश्वास यानी कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, वो भी कहा जा रहा है कि बेहतर है। लेकिन अब द बिगर पिक्चर की बात कर लेते हैं सर, चूंकि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। रसिया की बात हम लोगों ने कर ली, मंदी की बात वहाँ हो रही है, चाइना में जिस तरह की बात हो रही है वहाँ भी स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी स्थिति जो है जस की तसी है। वहाँ जो घोस्ट हाउस वाला कॉन्सेप्ट है, घरों की बिक्री नहीं हो रही है, और तमाम इंडिकेटर्स आप देखिए वहाँ भी वो नेगेटिव ही पायदान पर हैं। अमेरिका की बात हम लोगों ने जस्ट अभी कर ही ली। उसके बाद सर ग्लोबल पिक्चर की बात की जाए, क्या सभी जगह मंदी 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 होगा सर, तो हमारे देश पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इंडिया कहाँ है इस पिक्चर में? नहीं, देखिए, भारत का अगर पूरी दुनिया में अगर रिसेशन बढ़ता है, आप समझ लीजिए कि चीन में जिस तरह के हालात हैं, अमेरिका में जिस तरह के हालात हैं, दोनों बिल्कुल स्टार्क डिफरेंस है दोनों में। चीन में रिसेशन इस वजह से आ सकता है क्योंकि वहाँ पे एकदम महंगाई नीचे चली गई, फैक्ट्री का जो आउटपुट प्राइस है उससे भी ज़्यादा नीचे कीमतें चली गई हैं। तो चीन के लिए अपनी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने की मुसीबत आ गई है। अमेरिका में इस तरह की स्थिति है जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है और ग्रोथ नीचे जा रही है। तो दोनों के बीच डिफरेंस अलग है, लेकिन रिसेशन में दोनों जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। फिर आप आ जाइए मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में मतलब दुनिया इस वक्त जो 2025 है, ये एक तरह का एक बड़ा ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ी हुई है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आगे जाकर उसमें शक्ल बदलती हुई जी। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जो जंग है वो दो बहुत बड़े ताकतवर मुल्कों के बीच की जंग है। ईरान ने आज इजराइल के अस्पताल पर और कई ऐसी बिल्डिंग्स पर हमला किया जिनमें बताया जाता है स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है। वहाँ अस्पताल के हमले में कई लोग घायल हैं। उसके जवाब में इजराइल ने रिटेलिएट किया है और एक जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ पे उसने अटैक किया, और लगातार जो वहाँ की सेना है वो कह रही है कि हम कई जो तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर हम लगातार स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो ये जंग एक बड़े जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी शक्ल लेती हुई नज़र आ रही है। अगला स्टेप इसमें ये हो सकता है कि क्या अमेरिका इसमें एंट्री करने वाला है। अगर अमेरिका ने इसमें एंट्री की, और जैसा कि खमेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो कह चुके हैं कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो इसके ऐसे परिणाम होंगे जो अमेरिका ने कभी देखे नहीं होंगे, या इर्रेपेरेबल डैमेज का सामना अमेरिका को करना पड़ेगा। सर अमेरिका कूदेगा तो फिर रशिया चाइना भी तो आ जाएगा ना इस पिक्चर में?
रूस और चीन अभी फिलहाल पूरा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रूस की अपनी हालत अभी हमने जैसा जिक्र किया कि मंदी और जो खुद एक जंग उलझा हुआ है जंग में, और कभी ईरान से रूस को कामाकाजी ड्रोन मिले थे जिसका इस्तेमाल रूस ने अपना यूक्रेन की जंग में किया। अब रूस इस स्थिति में नहीं है कि वो ईरान की किसी भी तरह से मदद कर सके, और अगर रूस इस जंग में ईरान के साथ खड़ा होता है या वहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो अमेरिका को आने का इस जंग में एक मौका मिल जाएगा, और फिर ये जंग और बड़ी व्यापक शक्ल ले सकती है, जिसमें अगर रूस, अमेरिका, इजराइल और आज ही शी जिनपिंग की और जो व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, उनके बीच बातचीत हुई और दोनों ने इजराइल को इस जो हमले के लिए जो है उन्होंने उसकी निंदा की है, भर्त्सना की है। तो ओवरऑल एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, जिसमें न्यूक्लियर जो है हमले की भी आशंकाएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि जो ईरान पे तमाम अटैक्स के बावजूद ईरान जिस तरह से तेल अवीव और दूसरी जगहों पे हमले करने में सफल हो रहा है, वो एक बड़ा खतरा, क्योंकि इजराइल साफ तौर पे मांग कर चुका है कि अमेरिका को इस जंग में आना होगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने कहा कि हम शायद इस जंग में आ भी सकते हैं, इस जंग में हो सकता है हम नहीं भी आए, अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो शायद अभी अमेरिका को भी खुद नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं, और क्या परिस्थिति अगले 24 या 48 घंटे में तब्दील होती है, उसके हिसाब से अमेरिका का इस वॉर में एंट्री तय हो सकती है। मैंने सारी बातों का लब्बो लुआब है कि सर जियो पॉलिटिकल टेंशन और इरप्ट हो सकती है, बढ़ सकती है, बिल्कुल। और जिस तरह से अनसर्टेनिटीज की बात की जा रही थी, भारत के लिए तात्कालिक खतरा इस वक्त, अगर हम भारत की बात करें, माफ कीजिएगा, तो है कच्चे तेल की कीमतों का में तेजी आने का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला भी मामला समझा दीजिए सर। बिल्कुल, अगर वहाँ से, हालांकि ईरान से हमारा तेल को लेके इंपोर्ट नहीं है कुछ, लेकिन अगर ये जंग बढ़ती है, चेन्स में तो इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल, कई रिफाइनरीज पे अटैक हुआ है ईरान की, तो उसके बाद वहाँ पे ऑयल की सप्लाई या ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो अटक सकता है, जो बाकी की जो सप्लाई लाइन है वो अटक सकती है, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि क्रूड में जो एक आरामदायक स्तर था, कम से कम भारत के लिए 60 था, बिल्कुल 70 के पार है सर, तो वो अगर 100 या उसके ऊपर गया तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। सरकार वैसे ही कोई राहत देने के लिए तैयार, 60-65 सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत नहीं दी, तो आप समझिए कि अगर 100 या 100 के ऊपर अगर क्रूड जाता है तो क्या सरकार को इस बात पे विचार करना पड़ सकता है कि अब हम थोड़ा सा तेल का दाम बढ़ाएं। ये भारत के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी फिक्र है।